हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और छोटी सी वीडियो में। पिछली वीडियो के लिए सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिछली वीडियो को आपने इतना ज़्यादा सराहा, उस पर लाइक, कमेंट, शेयर और व्यूज़ बहुत अच्छा गया। इतनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी जितना अच्छा आपने उस वीडियो को रिस्पॉन्स किया। तो इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को रखने वाले हैं, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें जून 2024 यानी पिछले साल के जो जून में क्वेश्चन आए थे वो भी शामिल होंगे, और पिछले साल के जनवरी टीई में जो क्वेश्चन आए थे उनका भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड पिछली वीडियो के लिए मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्लीज़ ऐसा ही आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत यहाँ पे किया है। तो आपकी वजह से वो अब इस वीडियो में हम सही करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि फिर से इस वीडियो में आप उसी तरीके के कमेंट और उसी तरीके के आप लोग लाइक शेयर को बरकरार रखेंगे। तो चलिए हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट, और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने एक जो हमारे यूट्यूब मेंबर है उनकी ही डिमांड पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे रखा है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे देखिए, लैंड, लाइफ ऑन लैंड, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, भूमि पर जीवन, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभ्य काम में आर्थिक वृद्धि, ये तीनों ही हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है। तो जो नहीं है वो है जेंडर इक्विटी, क्योंकि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बात की गई है जेंडर इक्वेलिटी की, नॉट इक्विटी। ओके, तो छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये 1 नंबर देता है हमें। तो हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को। एंड यहाँ से हम अब अपने सेकंड क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट। तो जो ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट है, इसका जो आंसर है आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परंतु लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं तीसरा नंबर का, बागान यहाँ पे। और तो अब अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा कि 17 की सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है। इंग्लिश में देख लेते हैं, हु सेड दैट द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑक्सीमोरोन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है हरमन डॉली। तो हरमन डॉली को हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। तो जैविक घटक यहाँ पे रहने वाला है हमारा मृतपोषी। ये क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक कॉम्पोनेंट जो हमारा होने वाला है वो है सेप्रोट्रॉप्स। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर है वो है, पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स इनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम सही मार्क कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो हमारा रहने वाला है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मांसभक्षी है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप कार्निवोर्स। कार्निवोर जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा वो है वल्चर, हिंदी में गिद्ध। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जैव मंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार है। द मेन रिजर्वर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज द सेडिमेंट्स। हिंदी में जैव मंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार है अवसाद। अगला क्वेश्चन है, हेमलॉक और मेपल पाए जाते हैं। हेमलॉक और यहाँ पे हमारा 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, हेमलॉक और मेपल पाए जाते हैं। द हेमलॉक एंड मेपल आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते ना, पर्णपाती वन में, यानी कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में कौन से जानवर कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स पर भक्षी होते हैं। ऑन विच एनिमल कैलोट्स एंड यूरोमेस्टिक्स आर
पेरिडेटरी इन द थार डेजर्ट? आंसर हो जाएगा डेजर्ट स्नेक्स। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और जड़ों से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है परिपादक। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विच रिमेन अटैच्ड ऑन स्टेम एंड रूट ऑफ द रूटेड प्लांट्स आर, यहाँ पे हो जाएगा पेरिफिटोन। अगला क्वेश्चन है, सरित मृदु जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में करना है, लेकिन यहाँ पे हम दलदल को मार्क कर देते हैं, स्वैम्प को यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ना वो 4 होगा, लेकिन अब आप लोग देखिए इसका करंट मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो फ्रेंड्स, अनवीकरणीय संसाधन या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जिनका भंडार जो है सीमित होता है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और अगर उनका उपयोग हमने गैर सावधानी पूर्वक किया तो फिर हमें भविष्य के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, वो है आर दोज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, मच लॉन्गर देन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन। सो हैंस द राइट आंसर इज मिनरल डिपॉजिट्स। इंग्लिश में मिनरल डिपॉजिट्स और हिंदी में हो जाएगा खनिज जमाव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की उर्वरता कम हो जाती है? यानी इसका राइट आंसर जो है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। द सॉइल हैविंग लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लो फर्टिलिटी इज डेजर्ट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो समुद्री जल की औसत लवणता यहाँ पर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज 3.5। एंड 50 नंबर क्वेश्चन है, बीहड़ भूमि किस कारण से बनती है? तो इसका जो होगा राइट आंसर वो हमारा होने वाला है मृदा अपर्दन। 4th नंबर यहाँ पे जो आंसर है, 4th नंबर का जो ऑप्शन है सॉइल इरोजन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, वो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% से अधिक पौधों की प्रजातियों का आवरण करता है? इतना ही क्वेश्चन आया है, वो कट गया पीपीटी बनाते टाइम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कवर मोर देन 15% प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंग्लिश में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल? तो इसका हो जाएगा रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का खालिस्तान प्रतिशत होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए वन हमारा, जिससे हमारी आर्थिक और पारिस्थितिकीय दोनों ज़रूरत पूरी हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर जो होने वाला है 33%। इंडिया नीड्स fill in the blanks percentage of its area under forest to meet the ecological and economic need, यानी इसका भी 33 हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, बहिस्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवांशिक बीमा प्रदान करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बीज बैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन प्रोवाइड्स जेनेटिक इंश्योरेंस? सीड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होते हैं। देखिए इसका लास्ट वीडियो मैंने जो राइट आंसर मार्क किया था वो मैंने ऑप्शन नंबर 3 किया था, बट किसी ने बताया कि इसका जलीय जलकुंभ भी होगा, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं वाटर हाइसिंथ। लेकिन आप जो है इसका क्या कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के आंसर का। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? राइट आंसर इसका होने वाला है नीलगिरी। यहाँ पे भी नीलगिरी
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? नीलगिरी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाजुक आवाज के रूप में मान्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है पर्णपाती वन। और इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज फ्रेजाइल हैबिटेट्स? तो इसका हो जाएगा डेसिडियस फॉरेस्ट। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर है कागज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से घरेलू प्रदूषक है? तो घरेलू प्रदूषक जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ पे होगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका हम अब मार्क कर लेते हैं। राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है? प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो है हमारा ओजोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट? ओजोन। कीचड़ गैस में मुख्य रूप से शामिल है क्या? मीथेन। इसका भी मीथेन मार्क कर लेंगे। हॉटस्पॉट क्षेत्र है उच्च स्थानिकवाद, हाई एंडेमिज्म। हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ हाई एंडेमिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारा एक बहुत जैव विविधता वाले देश भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही नहीं है वो है 3। इसका भी इंडिया हैज 12 बायोग्राफिक रीजन्स। 12 नहीं है, 4 है। दैट्स वाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोग मूल्य है? सारे ही यहाँ पे उपयोगी मूल्य हैं, ये सारे। जो नहीं है वो है वसीयत मूल्य। यहाँ पे भी बिक्वेस्ट वैल्यू। अगला है निम्नलिखित में से किसकी भारत में आनुवांशिक विविधता की अधिकता है? आम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? मैंगो। अब बायोमास गैस फायर कन्वर्ट्स। एक बायोमास गैस फायर परिवर्तित करता है क्या? ये करता है ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में, सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से फोटोवोल्टिक सेल ऊर्जा अपक्षयित होती है? सूर्य। राइट आंसर हो जाएगा इसका सन। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम तेल का उत्पादक है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे हाई। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि है पूछा है? नहीं पूछा है, नॉट पूछा है। नॉट। अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है, तो इसका हो जाएगा भूमि भरण, लैंडफिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड? लैंडफिल। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट रासायनिक उपचार नहीं है? अपशिष्ट रासायनिक उपचार नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट? तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो है अनुकूलन। हिंदी में बोले तो कंडीशनिंग, इंग्लिश में बोले तो कंडीशनिंग, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि परमाणु कचरे के निपटान के लिए उपयोगी है? तो परमाणु कचरे के निपटान के लिए जो उपयोगी है वो है भूमिगत निपटान। भूमिगत निपटान ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हम 1 को जो है सही मार्क कर लेंगे। भूमिगत यानी भूमि के अंदर। देखा होगा कई बार पोखरण में जो हुआ था तो वो भूमि के अंदर ही हुआ था।
परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो भूमि के अंदर किया गया था, पोखरण में। कब किया गया था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, पोखरण में परमाणु परीक्षण कब, कौन से सन किया गया था। अगला है हमारा, फिर है 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सही है। इसका है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, अस्पताल के कचरे को अस्पताल में जलाना होगा। हॉस्पिटल वेस्ट हैज टू, ये वाला राइट मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ पे भी क्योटो प्रोटोकॉल को राइट कर लेंगे। इसका भी आपको बताना है कौन से सन में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन परत निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल सीमा में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 से 50 किलोमीटर। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 3 को मार्क कर लेंगे हम लोग सही। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें। अगला है हमारा 41, वायु निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 41 का जो राइट आंसर है वो हमारा 1989 है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अगला है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। नई दिल्ली। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। पर्यावरण सुरक्षा प्रावधान हमारे संविधान में किस वर्ष किया गया। 1976 होगा, वो 81 से ना ये भी कर दिया, तो ये गलत है, ये सही है 1976। ओके, याद करना इसके 76, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 5 साल बाद 81 अब वो वाला आ गया था। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, रोगों की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रोगों की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है हेतु विज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीजेज इज टर्म्ड एज एटियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताज ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है। सहारनपुर की चीनी मिले, शुगर मिल्स ऑफ सहारनपुर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का परिणाम किन 2 देशों में गिना जाता है। कौन से 2 देशों को गिना जाता है। ये तो हमारा एक देश हो जाएगा इसमें, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2, इंडिया एंड बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी एक संकरी घाटी है, किस नदी पर है। कुंती नदी, कुंती नदी। साइलेंट वैली इज द नैरो वैली ऑफ द डैश रिवर, कुंती वैली, कुंथी, कुंठी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समुदाय में प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं होती। तो इसका हम लगाएंगे राइट ऑप्शन, जनजातीय समुदाय। आप लोग भी प्लीज़ इसका कमेंट करके बताइएगा, जिसको लगे कि नहीं ये नहीं होगा ये होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसका हम ट्राइबल कम्युनिटी अभी के लिए मार्क करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन है। सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन क्या हो जाएगा, सामाजिक समता, सोशल इनइक्विटी है, इनइक्विटी हो जाएगा, सामाजिक समता। देख लेते हैं यहाँ इंग्लिश में इनइक्विटी है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और वैसे हमने ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे सही मार्क किया है। अगला है, एनवीज का मुख्यालय कहाँ है। एनवीज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। इसका भी न्यू दिल्ली, इसका भी न्यू दिल्ली। अब जो है हमारा फिर से हम करेंगे स्टार्ट। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा जून का है, TEE जून 2024, यहाँ पे मार्क है। अब हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनवायरमेंट। तो नेचुरल एनवायरमेंट देखिए, फसल क्षेत्र को मनुष्य बनाता है, अभयारण्य को भी मनुष्य बनाता है, पार्क को भी, लेकिन वन जो है प्राकृतिक है, यहाँ पे फॉरेस्ट। फिर है, नियतिवाद की अवधारणा किसने दी। यहाँ पे हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल, यहाँ पे भी फ्रेडरिक रेडजेल। अगला है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए लैंगिक समानता शामिल है, यहाँ पे भी ये भी शामिल है, गुणवत्ता की शिक्षा ये भी शामिल है, जलवायु ये भी शामिल, ये भी शामिल। जो नहीं शामिल है वो है गुणवत्ता स्वास्थ्य और देखभाल। क्या नहीं शामिल है हमारा? तो गुणवत्ता स्वास्थ्य और देखभाल। भाई इस पे मार्क हो जाओ ना। हाँ, क्वालिटी हेल्थ केयर ये वाला नहीं है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर अबव मीन सी लेवल। इस क्वेश्चन का भी जो बुक में दिया गया है वो है 1900, तो हम भी 1900 पे मार्क करके चलेंगे। और इससे रिलेटेड एक कम्युनिटी पोस्ट भी है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। एंड आप लोग अपनी तरफ से भी इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। वैसे हम यहाँ पे 9000 मीटर को ही मार्क करके चलेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषक स्तर V पर रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शार्क, यहाँ पे भी शार्क। जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है। सल्फर का मुख्य भंडार होता है मिट्टी और तलछट में, सॉइल एंड सेडिमेंट्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकीय अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय को क्या कहा जाता है? इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज क्रमक यानी शेयर। ठीक है, ऑप्शन टू। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चींटी खोर विशाल उड़न गिलहरी और स्लोथ पाए जाते हैं। चींटी खोर, एंट ईटर्स, जियांट फ्लाइंग स्क्वेरल एंड स्लोथ्स आर फाउंड इन। किसमें फाउंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिर है एक ज्वारनद एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर 3, बड़े आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का, ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ड ऑन अ लार्ज बेस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और शुष्क होने का अनुभव करता है? तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो है मरुस्थल बायोम, डेजर्ट बायोम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने, अरे आगे का क्वेश्चन कट गया, चलिए इसका देख लेते हैं इंग्लिश में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मैस। इसका सही आंसर जो हमारा रहने वाला है वो है नितलक, ऑप्शन नंबर 1, बैंथोस, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? देखिए पिछले वाले उसमें भी आया ये क्वेश्चन और इधर भी आ गया, तो अब फिर से हम वही वाला कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करेंगे, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, जल्दी से जो आसानी से बन जाए। तो आसानी से क्या बन सकता है? देखिए इन सब के बनने में लाखों वर्ष का टाइम लगेगा। एंड द फॉरेस्ट है, एक जनरेशन में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3, 1, फॉरेस्ट। अगला चलते हैं हम, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है कहलाती है क्या? ऊर्ध्वपातन। बर्फ का डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन होना एक तरीके का सब्लिमेशन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? स्प्रिंकलर, राइट आंसर स्प्रिंकलर यहाँ पे, और यहाँ पे सख्त सिंचाई। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ढलान के साथ बड़े पेड़ों का हटाना, रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी के कटाव की जांच करता है, चेक सॉइल इरोजन। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, क्राउन फायर किस में होती है? 17 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्राउन फायर किस में होती है? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो है घने जंगलों में, डेंस फॉरेस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है? राइट आंसर इज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006।
अगला है हॉट स्पॉट्स आर रीजन्स ऑफ। हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में होती है जहां उच्च स्थानिकता होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। हाई एंडेमिज्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं, वो ऐसे ही मच्छर मारा है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवांशिक विविधता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा। मैंगो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैंगो। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है। यहाँ पे देखिए ये भी रिपीटेड है। सौंदर्य मूल्य, एस्थेटिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 देखिए यहाँ पे 4 वाला है, ये भी सही हो जाएगा। 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। 26 ये इसका ये आंसर सही है। 26 मान्यता प्राप्त स्थानिकवाद केंद्र नहीं है। यही राइट आंसर है 4 का। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन कोयला ऊर्जा है। ये सारा परंपरागत है, मतलब हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग क्या है। 24 का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है प्रदूषण मुक्त, पोल्यूशन फ्री। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर है हमारा हाइड्रोजन। आपंग गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। स्लट्स गैस largely consists of सल्फर डाइऑक्साइड। आपंग गैस। कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी के लिए। राइट आंसर इज दी एलिफेंट्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल फॉर एलिफेंट्स। अगला क्वेश्चन है। एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है व्यूपिंग क्रेन। व्यूपिंग क्रेन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न में से निम्न के रूप में कार्य करता है। ये करता है प्राकृतिक प्राचीर के रूप में काम करता है। किसके रूप में। प्राकृतिक प्राचीर यानी नेचुरल बलवार्क। अब है अगला क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा संचालित मैप प्रोग्राम में मैप का अर्थ क्या है। तो मैप का अर्थ है मैन एंड बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल त्रासदी गैस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीकरण का माप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास BOD। 3 नंबर क्वेश्चन BOD है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। सबसे कम प्रदूषण करने वाला मतलब। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कागज़। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है कितनी होनी चाहिए। तो 34 का राइट ऑप्शन है हमारे हिसाब से इसका 45 dBA होना चाहिए। 45। आप लोग बताइएगा 45 होगा या 50 होगा। ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 4 लैगूनिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सबसे अच्छा तरीका हम पूछ रहा है हमसे, तो हम इसका बताएंगे भस्मीकरण। इसका भी 3 मार्क कर लेंगे। अगला चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है। वृद्धि का प्रक्रम पूछा है यहाँ पे।
तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 37 नंबर क्वेश्चन का, वो है हमारा जैव आवर्धन। यहाँ पे भी सेकंड नंबर का मार्क कर लेंगे। अब चलते हैं, अगला है कि 4 स्थानों पर ABCD में वर्षा का pH मान नीचे दिया गया, उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ अम्ल का निक्षेपण हुआ था। देखिए एक स्केल है, यहाँ पे 5.6 जो होता है ये बीज का होता है, और यहाँ से अगर इधर चल जाता है यानी 5.5 पे अगर आ जाता है तो वो हो जाती है अम्लीय वर्षा, और यहाँ पे अगर 5.7 है तो फिर वो अम्लीय वर्षा में काउंट नहीं होगा, वो क्षारीय हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे एक ए जो जगह है ए नंबर का, यहाँ पे 5.5 है। द pH वैल्यू ऑफ रेनफॉल ए नंबर का जो है 5.5, ये हो जाएगा हमारा अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। आगे चलते हैं हम, किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 दिसंबर। अब चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा CFS के लिए सत्य नहीं है। इसका राइट ऑप्शन जो है, ये ऊपरी वायुमंडल में UV किरणों से अप्रभावित है। दे आर अनअफेक्टेड बाय UV रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में हुआ था। हमारे संविधान में 41 क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे संविधान की बात, तो यहाँ पे हो जाएगा 1976 राइट ऑप्शन। अगला बोल रहा है NBA के तहत स्थापित किया गया है। NBA यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। NBA इज रिलेटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी एक्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजनाओं का क्या है, परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसमें से देखिए किसकी रक्षा करता है, जो प्रजातियाँ लुप्त हो रही है। तो इसमें से ऊंट आ जाएगा कि ऊंट अभी है, चलो भाई ऊंट जो है लुप्त नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मगरमच्छ, हाथी और सिंह ये जो लुप्त होते जा रहे हैं। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ, तो हो जाएगा यहाँ पे कैमल। ठीक है, अगला चलते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को हम यहाँ पे एटियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीजेस इज टर्म्ड एज एटियोलॉजी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा मंगोलिज्म जेनेटिक डिजीज। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 46, निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है। भूवैज्ञानिक आपदा हमारी हो जाएगी जो ज़मीन से रिलेटेड हो, यानी भूमि से रिलेटेड, तो हमारा हो जाएगा भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। फिर है चंडो प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े थे। इनका हो जाएगा चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट इंग्लिश में। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता। ये भारतीय विचारधारा ही हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कंसिडर्ड नेचर एज मदर एंड कैन नॉट बी टेम्ड, इंडियन व्यूज। आगे है पर्यावरण निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करते हैं। निरूपित पर्यावरण निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करती है, निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है, ये सामाजिक असमानता को निरूपित करता है। राइट आंसर हो जाएगा सोशल इनइक्विटी। फिर है एनवीज केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए। तो एनवीज केंद्र जो है हमारा स्थापित किया गया था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। इसका राइट ऑप्शन 3rd नंबर है, इसीलिए मैंने 4th ऑप्शन को शामिल ही नहीं किया। यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे, अगर रिलेटेड उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ये आपके चैनल है और इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत हमेशा सदैव बना रहेगा। थैंक यू।